कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत जीरो से स्टार्ट करते हैं, समझने का कोशिश करना क्या। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि इसके पहले, मतलब जब आपको हम आपका बुक 3 जब स्टार्ट हुआ था, तो उसमें सबसे पहले एक पहला चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एनालिसिस, ये पहला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद आपका फिर उसका एनालिसिस था। इसमें कॉम्परेटिव कॉमन साइज पढ़े थे, रेशियो एनालिसिस में। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने देखा होगा कि टोटल मैंने बताया था कि एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट का ही पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल रिपोर्ट में कितने पार्ट होते हैं? टोटल 7 यूनिट होते हैं, 7 पार्ट होते हैं। पहला आपका क्या कहलाता है बताओ? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या आता है बताओ? अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, एनुअल रिपोर्ट का। एनुअल रिपोर्ट में सबसे पहला आपका कौन सा होता है? डायरेक्टर रिपोर्ट, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा होता है? डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। डायरेक्टर कौन सा? रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट है। थर्ड नंबर में आप पढ़ते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। फोर्थ नंबर में आप पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। फिफ्थ नंबर में आप पढ़ते हैं कौन सा? नोट्स टू अकाउंट्स। सिक्स्थ नंबर में आप पढ़ते हैं कौन सा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। और सेवंथ में पढ़ते हैं आप सेगमेंट रिपोर्ट। इतनी चीजें आप पढ़ते हैं एनुअल रिपोर्ट में, ठीक है। कौन कौन सा बताओ? डायरेक्टर रिपोर्ट, फिर कौन सा? डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और सेगमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो आपने पढ़ा होगा 31 मार्च के बाद, मतलब एक एजीएम कंडक्ट होता है किसी भी हर कंपनी में, जिसको आप किस नेम से पुकारते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग के नेम से पुकारते हैं, जो कि कब होता है? आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद। हर शेयर होल्डर उसमें क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। हर शेयर होल्डर को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, और वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको उसमें ये करता है। तो जिस दिन एजीएम होता है ना, उस दिन एजीएम में 4 मेन बातों पे डिस्कशन होता है। इसको आप ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं। वो 4 मेन बातें कौन कौन से हैं? पहला बताओ, एक्सेप्टेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। मतलब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बना है, या फिर हम लोग जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बना हुआ है उसका एक्सेप्टेंस करवाना। क्योंकि मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट ओनरशिप किनके पास है? बोलो। ओनरशिप है शेयर होल्डर के पास। धंधा कर कौन रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजमेंट कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओनरशिप कौन है? इनके पास, शेयर होल्डर के पास है। तो शेयर होल्डर को मैंने रिपोर्ट दिया, ठीक है। तो शेयर होल्डर को जब हम लोग रिपोर्ट देंगे, तो शेयर होल्डर उस बात को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो शेयर होल्डर के चॉइस पे डिपेंड करेगा कि हम वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए उसको आप क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर पब्लिशिंग ऑफ बुक्स एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेप्ट करना हो, या फिर एनुअल रिपोर्ट को क्या करना है? पब्लिश करना है, ठीक है। दूसरा जो मुख्य बात है, दूसरे फिर किस बात पर डिस्कशन होता है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का डिक्लेरेशन करना। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन प्लेस ऑफ, लिखना नहीं है, सुनो। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। और लास्ट आपका कौन सा होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेम्युनरेशंस। तो इस 4 बातें को आप ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं, और इसी 4 बातें को आप नॉर्मली ADDA के नेम से, अड्डा के नेम से पुकारते हैं।
तो अड्डा का पहला जो पॉइंट है वो क्या है बताओ, एक्सेप्टेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बोलो या फिर पब्लिशिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट बोलो, एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश करना। ठीक है, एक्सेप्ट कौन करेगा, शेयर होल्डर करेगा। एनुअल रिपोर्ट बनाएगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएगा। ठीक है ना, तो वो जो एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है उस एनुअल रिपोर्ट में टोटल 7 मेन बातें होती है, 7 मेन पॉइंट होता है। पहला आपका कौन सा कहलाता है बताओ, डायरेक्टर रिपोर्ट कहलाता है। दूसरा आपका डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। थर्ड आपका बैलेंस शीट। फोर्थ आपका पीएल स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और सेगमेंट रिपोर्ट। ठीक है, बैलेंस शीट से आप बहुत अवेयर हैं, बैलेंस शीट से आप बहुत अवेयर हैं, बैलेंस शीट को बहुत आप अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में बैलेंस शीट बोला हुआ है। ठीक है, पीएल स्टेटमेंट से भी अभी बहुत अवेयर हैं, पीएल स्टेटमेंट के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी है। नोट्स टू अकाउंट आपने बनाया हुआ है, जब आप बैलेंस शीट और पीएल स्टेटमेंट बना रहे थे तो नोट्स टू अकाउंट भी आप बनाए हुए थे। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसी को पढ़ना है, जब चूंकि इसी को पढ़ना है इस कंडीशन में, जब इसी को पढ़ना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को ही पढ़ना है, तो इससे रिलेटेड हम लोग जानकारी भी अगर समझ लेंगे क्यों पढ़ना है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बार पॉज कीजिए ना जी। नहीं नहीं, यहीं पे है सर, मेरे सामने ही पढ़ा है। हाँ 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 हाँ, बस मेरे ही प्रेमाइसेस है ये भी। ठीक है, बात समझ में रहा है इतना सबको। तो डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या होता है, डायरेक्टर रिपोर्ट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव, कंपनी का अचीवमेंट, कंपनी का ड्रीम्स, मतलब कंपनी से रिलेटेड जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं वो डायरेक्टर रिपोर्ट में वो डिस्क्लोज करता है। कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के साथ काम करता है, कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, कंपनी का वर्क कल्चर क्या है, कंपनी का अचीवमेंट क्या है, या कंपनी फ्यूचर में कहाँ तक एक्सपेंड करेगा, कंपनी का नया सेक्टर कहाँ स्टार्ट होगा, कंपनी एक्सपेंड किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये सारी बातें किस में लिखा रहता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखा रहता है। दूसरा जो आपका होता है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, जो भी अकाउंटिंग रूल्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सारी बातें किसमें लिखी रहती है बताओ, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। इसमें लिखी रहती है बताओ, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी चीजें होते हैं, मतलब कौन सा पॉलिसी आपको फॉलो करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपका मेथड्स क्या होगा, टेक्नोलॉजी अपने जो भी आपको डिस्क्लोजर वगैरह करना है। जैसे मैंने बहुत बार बोला है कि अगर अकाउंटिंग मेथड हम लोग चेंज करते हैं तो वी हैव टू डिस्क्लोज, ये काम करते हैं तो हमें डिस्क्लोज करना, तो ये सारी डिस्क्लोजर वगैरह जो होता है वो आप कहाँ लिखते हैं, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाती है। बैलेंस शीट में कंपनी का पोजीशन बताया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी का परफॉर्मेंस बताता है कि करंट ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट इस बैलेंस शीट और पीएल स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन होता है, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसका हमें इंतजार था। ये चार चीज के कॉम्बिनेशन को, किसको, ये चार चीज के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत, तो याद रखिएगा। और लास्ट आपका कौन सा होता है, सेगमेंट रिपोर्ट होता है। सेगमेंट रिपोर्ट में क्या होता है, कंपनी अलग अलग सेक्शन में बिजनेस करता है। ठीक है, जैसे मैं आईटीसी की बात करता हूं तो उसका होटल के बिजनेस भी है, एफएमसीजी का भी बिजनेस है। तो लेकिन आईटीसी का अगर हम लोग एनुअल रिपोर्ट देते हैं तो उसका तो एनुअल रिपोर्ट कंसोलिडेटेड एनुअल रिपोर्ट होता है, मतलब उसका जितना भी सेक्टर होगा, उसका जितना भी सेक्टर होगा वो सारा सेक्टर मिलाकर के उसका एक बैलेंस शीट, पीएल स्टेटमेंट, वही उसका एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनेगा। बट मे बी पॉसिबल कि उसका एक सेक्टर प्रॉफिटेबल हो सकता है और एक सेक्टर नॉन प्रॉफिटेबल हो सकता है। ठीक है, या एक सेक्टर को बहुत हैवी प्रॉफिट में है और एक सेक्टर बहुत हैवी लॉस में है, या फिर नॉर्मल लॉस है जो कंपनसेट होगा, आपको प्रॉफिटेबल दिख जाएगा। बट ये हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे कि उसके पास जो भी चीजें, मतलब कि उसका जो भी प्रॉफिट है या फिर जो भी
लॉस है, वो लॉस या फिर वो प्रॉफिट जो है वो उस सेक्टर के हिसाब से नहीं है, तो उसके लिए आप क्या बनाते हैं, सेगमेंट रिपोर्ट बनाते हैं, जो कि कायदे से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी स्ट्रक्चर होता है उस पूरे सेगमेंट का एक आप रिकॉर्डिंग करते हैं, और उसी रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग आप उसी का आपको एक डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको आप सेगमेंट रिपोर्ट के नेम से पुकारते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, ये तो हमें पता था, मैं ये बात बता रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सबसे पहले मैंडेटरी है, ऑप्शनल, ठीक है, आपको बनाना पड़ेगा। सर ये है क्या? बेटा नाम से लग रहा है कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, ठीक है ना, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। आपने देखा होगा सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रॉफिट तो बताता है, ठीक है, बैलेंस शीट आपका पोजीशन तो बताता है, लेकिन पीएल स्टेटमेंट जो आप बनाते हैं वो एक्यूरल बेसिस पे बनाते हैं। क्या कौन सा बेसिस बनाते हैं? एक्यूरल बेसिस पे बनाते हैं। और एक्यूरल बेसिस का मतलब क्या होता है? व्हाट यू हैव रिसीव्ड और व्हाट यू हैव पेड, इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव अर्न एंड व्हाट यू हैव इनकर्ड, इट्स ओनली मैटर एंड इट बिकम्स द पार्ट ऑफ एक्सपेंस। उसी को आप एक्सपेंसेस का पार्ट मान सकते हैं, जो आपने अर्न किया हुआ है या जो आपने इनकर्ड किया हुआ है। वहां तक हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी बिजनेस होता है, ठीक है, ये जो पीएल स्टेटमेंट जितना प्रॉफिट एक्चुअली में दिख रहा है, मे बी पॉसिबल ये उतना प्रॉफिट हुआ तो ही, बट अभी हमने रिसीव नहीं किया हुआ है, पॉसिबल है ना। मान लो कि हमें पीएल स्टेट में हमें प्रॉफिट दिख रहा है 5 लाख, तो ये जरूरी तो नहीं है 5 लाख अगर हमने प्रॉफिट कमाया तो 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में रखा हुआ होगा। 5 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, 5 लाख से कम भी हो सकता है। मान लो प्रॉफिट मेरा 5 लाख तो दिख रहा है, बट हमने कोई पैसा रिसीव ही नहीं किया, तो मेरा कैश कितना होगा? 0। और अगर मेरा कैश 0 होगा उस केस में क्या हम अपना डे टू डे ऑपरेशन सही से कर पाएंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि पैसे के काम किन से होता है? पैसे से ही होता है। हम खूब प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ, हमें वो हुआ, हमें ये हुआ, लेकिन सारा का सारा पैसा उधारी लगा हुआ है। क्या हम अपने बिजनेस को बहुत इफेक्टिवली चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे ना। इसलिए आपको एक स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है, ठीक है, जो कि कैश का रिकॉर्डिंग करता है। किसका रिकॉर्डिंग करता है? कैश का रिकॉर्डिंग करता है। उसी के लिए आप एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसको आप कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो मतलब कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। अगर बिजनेस में कैश आ रहा है इट मींस इनफ्लो ऑफ कैश, अगर बिजनेस से कैश जा रहा है इट मींस आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। कैश का इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को आप क्या कहते हैं बताओ? कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर समझ में आ रहा है? पक्का? तो कैश का कितना फ्लो होगा? 2 फ्लो। कौन कौन सा? इनफ्लो और आउटफ्लो। अगर कैश आ रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? इनफ्लो ऑफ कैश। अगर कैश जा रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? आउटफ्लो ऑफ कैश। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपसे हम पूछते हैं, आप मुझे बताना कि वहां पर कैश का इनफ्लो हुआ है या कैश का आउटफ्लो हुआ है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताना कि वहां पर कैश का क्या हुआ है? इनफ्लो हुआ है या फिर कैश का, बोलो, आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर आपने इशू किया हुआ है, कैश का इनफ्लो हुआ है, क्योंकि जैसे आप शेयर इशू करते हैं उस केस में क्या होता है? शेयर तो आता है, ठीक है, और कैश भी तो आता है। वेरी गुड। परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, आउटफ्लो। सेल ऑफ गुड्स इन कैश, पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ सैलरी, आउटफ्लो, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनफ्लो। रेंट रिसीव्ड, इनफ्लो। पक्का? रीपेमेंट ऑफ लोन, आउटफ्लो। लोन रेज्ड, इनफ्लो। वेरी गुड। पक्का? पक्का ना? इश्यू ऑफ डिवेंचर, इनफ्लो। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, आउटफ्लो। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इनफ्लो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आउटफ्लो। पक्का? कंफर्म? मतलब जहां पे जो भी ट्रांजेक्शन के कारण से कैश का आ रहा है उसको आप क्या कहेंगे? इनफ्लो ऑफ कैश। जो भी ट्रांजेक्शन के कारण से कैश जा रहा है उसको आप क्या कहेंगे? आउटफ्लो ऑफ कैश।
श्योर, पक्का, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पे कैश का मीनिंग आप समझेंगे। अगर हम लोग थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग किसकी बात करते हैं बताओ, अगर हम लोग देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब कैश का मतलब यहाँ पे क्या है सर, कैश में आपका आता है यहाँ पे तीन चीज, कौन सा, कैश एट बैंक, ठीक है, कैश एट बैंक। दूसरा आपका आता है कैश इन हैंड और करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कौन सा इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, पक्का ना। यहाँ पे कैश डज नॉट मीन्स ओनली कैश, हियर कैश मीन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड करंट इन्वेस्टमेंट, और इसी को आप कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पे हम कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो कहेंगे, तो ये मत समझना सिर्फ कैश का, अगर बैंक से भी ट्रांजेक्शन हुआ है या करंट इन्वेस्टमेंट का भी कुछ हुआ है तो वहां पे आपका पूरा का पूरा उसमें इंक्लूड होगा, ठीक है, पक्का ना। तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, इट मींस कैश इनफ्लो, ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना चीज आएगा बताओ, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पक्का। अगर हम लोग फ्लो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फ्लो की बात करते हैं, ठीक है। फ्लो में आपका क्या आएगा बताओ, तो इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है, पक्का। मतलब अगर बिजनेस में मान लो कैश बढ़ रहा है, ठीक है, तो इनफ्लो ऑफ कैश, अगर बिजनेस से कैश हट रहा है तो आप क्या कहेंगे, आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। और स्टेटमेंट क्यों बोला जाता है सर, स्टेटमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रिपेयर किया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है, एक कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चंस होगा, सर बचपन में तो हम लोग कैश बुक बनाए करते थे, उसमें भी वही था, कैश आता था तो डेबिट करते थे, कैश जाता था तो क्रेडिट करते थे, क्लोजिंग बैलेंस हमें पता चल जाता था, इसमें भी वही काम है। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, उससे बेहतर है कि हम कैश बुक बना लेंगे। इसमें आप क्या क्या बताने लगे बेटा, पिछली बार जो कैश कैश बुक जो पढ़े थे ना, वो ओवरऑल कैश दिखाता था, ओवरऑल आपका कैश दिखाता कि टोटल कितना कैश आया है या टोटल कितना कैश गया है, वो हमें बताता ही नहीं था कि कैश किस सोर्स से आया है और वो कैश कौन से सोर्स पे एक्सपेंस किया जा रहा है, सोर्स हमें पता नहीं होता। और ये बात तो आपको पता है ना, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग। अगर आप बेहतर रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, बेहतर आप इंफॉर्मेशन ही नहीं दे पा रहे हैं, हमें इस बात का कंफ्यूजन ही लगा रह जाएगा कि पैसा आया तो आया कहाँ से, या फिर जो पैसा आया वो पैसा सही जगह पे खर्च हुआ कि नहीं हुआ, ये तो कंफ्यूजन है। इसी चीजों को ध्यान में रख करके एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया गया था, जिसको आप कहते हैं कैश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे बनता है बताओ, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कोई इशू यहाँ तक नहीं ना। कैश का मतलब क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने कुछ इंक्लूड होता है बताओ, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और करंट इन्वेस्टमेंट। फ्लो बोले तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। फिर से एक बार हम लोग चलते हैं, आप मुझे बताना कि उसमें फिर से हम एक बार चलते हैं, उसमें बताना कि इनफ्लो है हुआ है कि आउटफ्लो हुआ है, चले, पक्का, चलिए।
सेल्स ऑफ गुड्स इन कैश, सेल ऑफ गुड्स इन कैश, पक्का। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नो फ्लो, उधार सामान बेचा है तो पैसा आ जाएगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नो फ्लो, वेरी गुड। नो फ्लो, कोई फ्लो नहीं, कैश कैश का फ्लो ही नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर्स, इनफ्लो, वेरी गुड। इश्यू ऑफ डिवेंचर, इनफ्लो। लोन रेज्ड, इनफ्लो। लोन रिपेमेंट, आउटफ्लो। इश्यू ऑफ डिवेंचर, इनफ्लो। फिर आपका डिविडेंड रिसीव्ड, इनफ्लो। डिविडेंड पेड, आउटफ्लो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनफ्लो। इंटरेस्ट पेड। इश्यू परचेज ऑफ मशीनरी, आउटफ्लो। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, आउटफ्लो। परचेज ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, इनफ्लो, ठीक है। सेल ऑफ इक्विपमेंट, इनफ्लो। बात समझ में आ रहा है, चाहे वो कैश में बेचे या फिर बैंक से बेचे या तो करंट इन्वेस्टमेंट में डील कर ले। कोई इश्यू यहां तक नहीं ना, पक्का। अब इस पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्या किया जाता है, 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को कितने एक्टिविटी में डिवाइड किया जाता है, 3। कौन सा, 1 2 3, ठीक है। पहला आपका होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है बताओ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड आपका होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटी। अक्सर लोग क्या करते हैं सर, तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं, और कंफ्यूज करने का सबसे आसान जरिया है कि अगर आप तीनों को एक्टिविटी से कैश फ्लो का अलग अलग पढ़ते हैं। अगर चाहते हैं जीवन भर कैश फ्लो में कंफ्यूजन बना रहे हैं तो एकदम अलग अलग पढ़िए। थोड़ा इस तरीका, ये तरीका जिस तरीके का हम लोग ऑप्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने के लिए, थोड़ा टफ होगा बट रेलेवेंट होगा आपके लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगा, बट तरीका बस क्या होता है ना कि अकाउंटेंसी में अगर थोड़ा सा तरीका हम लोग बदल दे तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। स्टार्टिंग में मेरा तरीका थोड़ा टफ होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरा तरीका थोड़ा टफ होगा, बट इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग 4-5 क्वेश्चन सीख लेंगे ना, आपसे कैश फ्लो का क्वेश्चन 5 से 7 मिनट में वन शॉट में सही बनेगा विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी बात है, हम लोग अकाउंटेंसी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, क्वेश्चन तो बना लेते हैं बट कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि हमने जो क्वेश्चन बनाया है वो सही बनाया कि गलत बनाया है, ठीक है। विथ 100% एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हम लोग कैश फ्लो का क्वेश्चन बहुत इजीली 5 से 7 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश। तरीका क्या है सर, कैश फ्लो 3 एक्टिविटी से, मतलब कैश का जो इनफ्लो है, कैश का जो आउटफ्लो होता है वो नॉर्मली 3 एक्टिविटी का होता है। एक्टिविटी बोले तो कैश जो फ्लो हो रहा है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इसका 3 सोर्स हो सकता है। कितने सोर्स हो सकते हैं, 3 सोर्स हो सकते हैं। तो 3 सोर्स हो सकते हैं तो 3 एक्टिविटी हम लोग उसको कह सकते हैं, ठीक है ना। पहली जो एक्टिविटी होती है उसको आप कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम व्हाट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जिस कोर्स ऑफ ऑपरेशन से, मतलब बिजनेस का सेटअप जिस इंटेंशन के साथ हुआ है, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हुआ है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो भी कैश का आउटफ्लो हो रहा है, या उस बिजनेस के मेन कोर्स ऑफ ऑपरेशन से बिजनेस में से जो कैश जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, उसको आप कंसीडर करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर से समझा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। जिस पर्पस के लिए, जैसे मान लो मेरा काम पढ़ाना है, पढ़ाना इज माई व्हाट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पढ़ाने के लिए हम फी लेते हैं,
ठीक है, तो वो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, कैश आउट इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। और पढ़ाने के लिए हम लोग अपने टीचर्स को, स्टाफ को पेमेंट देते हैं, तो पढ़ाने के लिए ही देते हैं, तो वो कैश आउटफ्लो फॉर फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। मतलब जिस पर्पस के लिए हम लोग अपना बिजनेस का सेटअप करते हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड या उस बिजनेस को सर्व करने के लिए जो भी हमारा कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो होता है, वो आपका कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर सब्जी बेच रहा है, एग्जांपल है कोई अगर सब्जी बेच रहा है, तो सब्जी बेचना उसका मेन काम हो गया, तो सब्जी बेचकर जो कैश आ रहा है वो क्या कहलाएगा, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन सब्जी तो ऐसे कहीं से खरीदना होगा, ठीक है, तो सब्जी कहाँ से खरीदेंगे, तो कहीं से खरीदेंगे, उसके लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात समझ में आ रहा है? मेन कोर्स ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड, बिजनेस के मेन कोर्स ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो हो रहा है, उसको आप कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आ रही है? पक्का आया ना? हम बहुत नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि कैमरा सामने है तो बहुत स्टाइल मार के पढ़ाएंगे, बस ऐसे ही पढ़ना है, बी नेचुरल। ठीक है, सामने वाला इंसान पढ़े, उसको भी थोड़ा फील हो। ठीक है, बी नेचुरल। पक्का? इसी बीच में तुम लोग सामने बैठे हो तो ज्ञान की भी कभी कभी बातें हो जाएगी। अब जब ज्ञान की बातें हो जाएगी तो फिर इसका छोटा सा क्लिप बन के फिर देश दुनिया देखेगा थोड़ा। खैर, लेकिन एक कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा कि आप अगर आए हैं तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। ठीक है, आज समझ में आ रही है ना? जो चैप्टर आपका छूटा हो, जैसे मान लो किसी का कुछ छूटा हो, किसी का कुछ छूटा हो, तो वो हिसाब से हम लोग प्लान करके कर लेंगे। ठीक है, हाँ बोलो जी। गुड। दूसरा, तो मेन कोर्स ऑफ ऑपरेशन रिलेटेड बिजनेस का जो भी कैश का इनफ्लो है, कैश का आउटफ्लो होता है, उसको आप क्या कहते हैं बताओ? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, इससे बताओ? फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, फिक्स एसेट से रिलेटेड किसी भी तरह का कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, वो आपका किस में आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा मान लो कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बोले तो डेप्ट प्लस इक्विटी। डेप्ट और इक्विटी से रिलेटेड किसी भी तरह का कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो उस किस में आपका कंसीडर होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, हम लोग को तीनों एक्टिविटी एक साथ पढ़ना है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑपरेटिंग पढ़ते हैं, फिर इन्वेस्टिंग पढ़ते हैं, फिर फाइनेंसिंग पढ़ते हैं, और लास्ट में तीनों को जोड़ते हैं, बोलते देखो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखे। नहीं, एकदम नहीं, एकदम गलत तरीका है वो कैश फ्लो पढ़ने का। पक्का? क्या करना है, हम लोग पहले कंप्लीट क्वेश्चंस बनाने सीखेंगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस हम लोग पूरा, जो तीनों एक्टिविटी हम पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस बनाने सीख लेंगे। ठीक है, जब हमसे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो गया, हम कॉन्फिडेंट हो गए कैश फ्लो से रिलेटेड, ठीक है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट करेंगे तब। ठीक है, ऐसे नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग पढ़ा, इन्वेस्टिंग पढ़ा, फाइनेंसिंग पढ़ा, सबको जोड़ दिए, कैश फ्लो बन गया। हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, हम लोग पहले पढ़ लेंगे, उसको तोड़ेंगे। ठीक है, तरीका थोड़ा रिवर्स होगा बट मजेदार होगा। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोले तो जिस कोर्स ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड, मतलब जो काम करने के लिए हम बैठे हुए हैं या जो काम हम कर रहे हैं, इस कोर्स ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कैश का इनफ्लो है, कैश का आउटफ्लो है, तो आपका क्या कहलाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिक्स एसेट से रिलेटेड कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी भी तरह का कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो होगा, तो आपका क्या कहलाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां तक समझ में आ रहा है? चलो, मैं कुछ पूछता हूं, आप मुझे बताना कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। चले, आया ना? श्योर? सेल ऑफ गुड्स, आपको अभी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं बताना,
ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना है, आपको सिर्फ क्या बताना है बताओ, ये बताना है कि वो ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। कैपिटल डेब्ट और इक्विटी से रिलेटेड क्या होगा आपका, फाइनेंसिंग। फिक्स एसेट से रिलेटेड इन्वेस्टिंग, और मेन कोर्स ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड ऑपरेटिंग। कंफर्म? चलो, अभी कोई डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, फाइनेंसिंग कंपनी, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी पे कुछ नहीं सुनना है, बस हमको अभी एक्टिविटी क्लासिफाई करना है, बाद में हम लोग देख लेंगे वो किसमें कब कहां क्या होता है। सेल ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग, वेरी गुड। पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेटिंग। ठीक है, पेमेंट ऑफ रेंट, ऑपरेटिंग। ठीक है, रेंट होगा तभी तो। ठीक है, पेमेंट ऑफ सैलरी, ऑपरेटिंग। पेमेंट ऑफ, हम बार बार बता रहे हैं कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट को गोली मारो, मैं जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ, अब इनडायरेक्ट में मत पहुंच जाना। आधा अधूरे पढ़कर आए हो और उसके बाद सोच रहे हैं सर ये पहले तो कुछ और बताए थे। जितना पूछ रहे हैं उतना बताओ। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ रेंट, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टिंग। ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, गुडविल परचेज, गुडविल, इन्वेस्टिंग। गुडविल, हम गुडविल परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग। अरे बोलो, शेयर्स इज द पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ना। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर, लोन रिपेड, फाइनेंसिंग। ठीक है, लोन रेज्ड, फाइनेंसिंग। ठीक है, इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग। क्यों फाइनेंसिंग होगा? क्योंकि इंटरेस्ट हम तभी पेमेंट करते हैं, कब? इंटरेस्ट हम लोग तभी पेमेंट जब हम लोग लोन लिए होंगे। लोन इज द पार्ट ऑफ डेब्ट, इसलिए इंटरेस्ट इज, देयरफॉर इंटरेस्ट इज द पार्ट ऑफ डेब्ट। ठीक है, इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग, वेरी गुड। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग। डिविडेंड रिसीव्ड, ना डिविडेंड हम लोग रिसीव करते हैं। क्यों रिसीव करते हैं? क्योंकि मैंने किसी कंपनी में जाकर इन्वेस्टमेंट करा होगा, और अगर हम किसी कंपनी में जाकर इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो कंपनी मुझे डिविडेंड दे रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करना इज माई व्हाट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसलिए डिविडेंड जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो हमारा कौन सा एक्टिविटी होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। रेंट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट क्यों रिसीव करेंगे? क्योंकि मेरे पास बिल्डिंग होगा। बिल्डिंग इज माई व्हाट, एसेट्स। बिल्डिंग इज माई व्हाट, एसेट्स। जब बिल्डिंग मेरा एसेट्स तो पक्का है कि वो मेरा कौन सा एक्टिविटी होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, पक्का। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि मैंने किसी को लोन दिया होगा, बदले में वो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, पक्का ना। एक बार फिर से चलते हैं, आप सही सही बताइएगा। सेल ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं लिखवाऊंगा कल, बेटा चिंता नहीं करना है, रुक जाओ, लिखवाऊंगा कल, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ रेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ फर्नीचर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ इक्विपमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ डिवेंचर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन रेज्ड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बात समझ में आ रही है ना? बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे करके हमें सीखना है। ठीक है, हर रस नहीं करना, आराम से पढ़ना है। ठीक है, आपको ये बात तीनों समझ में आ चुका होगा, कौन सा एक्टिविटी
कौन सा ट्रांजेक्शन कौन सा एक्टिविटी का पार्ट है, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट है और फाइनेंसिंग का पार्ट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों सारे लोगों से जो आपके पास बुक अवेलेबल, हम बुक का नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये यूट्यूब पे जाना है तो कॉपीराइट का इशू हो सकता है, तो आपके पास जो भी बुक है और आपके पास भी जो भी बुक है, इसका पहला 2 से 3 4 5 10 क्वेश्चन जो होगा तो यही वाले क्वेश्चन होंगे, उसमें क्लासिफाई करके देखना है कि वो ऑपरेटिंग का पार्ट है कि इन्वेस्टिंग का पार्ट है और फाइनेंसिंग का पार्ट है। उसको आप कर लीजिएगा आज ही, तो कल जाकर हम लोग बहुत डीप डिस्कशन करेंगे और कल से परसों तक आपको कैश फ्लो 100% समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, ये कल कर लीजिएगा, कल ही मैं बोल रहा हूँ, कल करके बैठिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। श्योर, पक्का? और कोई क्वेरी है, किसी कुछ पूछना है, जानना है, समझना है तो बोल लो। हाँ, लोन रेज, देखिए लोन अगर दे रहे हैं, ठीक है, एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि लोन रेज्ड, तो लोन से रिलेटेड दोनों बात हो जाती है। लोन अगर मैं दे रहा हूँ इट्स माई एसेट्स, लोन अगर मैं ले रहा हूँ इट्स माई लायबिलिटी। अगर लोन मेरा एसेट्स है, लोन देना, तो वो किस में आपका चला जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और अगर लोन ले रहे हैं इट्स माई लोन ना, ये मेरा किसका पार्ट हो जाएगा, फाइनेंसिंग का पार्ट हो जाएगा। लोन रेज्ड आपका फाइनेंसिंग में होगा, ठीक है, लोन प्रोवाइडेड आपका आ जाएगा किसमें, इन्वेस्टिंग में। श्योर, वो आपका फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम फाइनेंसिंग का, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिलेटेड टू व्हाट, शेयर्स इज द पार्ट ऑफ व्हाट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देयरफॉर सिक्योरिटी प्रीमियम इज आल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने क्या बता, मैंने सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं लिखा, मैंने कहा फिक्स एसेट एंड फिक्स एसेट से रिलेटेड। ठीक है, मैंने सिर्फ डेट इक्विटी नहीं लिखा है, डेप्ट एंड इक्विटी प्लस डेप्ट एंड इक्विटी से रिलेटेड कुछ भी ट्रांजेक्शन होगा, कैश का इनफ्लो कैश का आउटफ्लो, तो आपका किसका होगा, फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। पक्का? कोई कंफ्यूजन है? और कुछ क्वेश्चन तो पूछ लो पहले ही। हाँ, हाँ, डिविडेंड अगर रिसीव कर रहे हैं तो मेरा इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, डिविडेंड अगर पे कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। डिविडेंड रिसीव क्यों करते हैं, आपको कोई क्यों डिविडेंड देगा, हमने उस कंपनी में पैसा लगाया होगा, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा, और अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो कंपनी मुझे डिविडेंड देगा। ठीक है, तो मेरे लिए इनफ्लो हुआ ना, पहली बात तो इनफ्लो हुआ, और दूसरा क्यों, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट मेरा किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, सॉरी इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। और कोई क्वेश्चंस? एक्चुअल इनकम को चर्चा हम लोग करेंगे थोड़ी देर में, कुछ दिनों में। ठीक है, उससे भी ज्यादा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ कि अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड पे बहुत सारा चीजें हैं। आप लोग के बुक में जब आप पढ़ेंगे तो आपको दो दिखेगा, कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंस कंपनी। तो अभी उसके लिए आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, आपको सिर्फ अभी नॉन फाइनेंस कंपनी का देखना है। फाइनेंस कंपनी मतलब समझ ही लो फाइनेंसिंग कंपनी क्या होता है। फाइनेंस कंपनी मतलब कौन सी कंपनी को कहते हैं आप, वैसे कंपनी जिसका मेन काम लोन देना और लोन लेना है और बदले में इंटरेस्ट कमाना है। जैसे बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, लोन देना, लोन देना, लोन लेना। ठीक है, तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए लोन देना, लोन लेना कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या बताया था, जिस पर्पस के लिए हमारा सेटअप हुआ है, तो हमारा सेटअप ही हुआ है लोन देने लोन लेने के लिए, तो वो मेरा एक्टिविटी किस में हो जाएगा, ऑपरेटिंग में हो जाएगा। बस यही एक सिंपल सी बात है। और बाद बाकी कंपनी के लिए लोन लेना लोन देना किसका हो जाएगा, फाइनेंसिंग का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। पक्का? थैंक यू।